हेलो स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी मेंस 2024 का आयोजन आप सब लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। अभी मेंस चल रहा है और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 1 पार्ट ए का कंप्लीट एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एनालिसिस हर स्टूडेंट के लिए, भले ही वो भी मेंस देकर आ रहे हो या आने वाले एग्जाम्स के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप देखेंगे कि ट्रेंड जो है वो यहीं से सेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जो टांट्या भील पे आज भी एक सवाल है वो एमपीपीएससी ने पूछा है, राइट। तो टांट्या भील एमपीपीएससी ने पिछले 3-4 साल से पूछना स्टार्ट कर दिया था। उसके पहले आप देखोगे कि धूपगढ़ के ऊपर या तो आपको मेथ्स में मिल जाता था सवाल हर बार, या प्रीलिम्स में मिल जाता था। तो कुछ ट्रेडमार्क क्वेश्चंस होते हैं एमपीपीएससी के, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कुछ नए इंसाइट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमपीपीएससी जो है वो पिछले 1-2 साल से आप देखोगे कि साउथ की डायनेस्टी पे जो फोकस है वो ज्यादा बढ़ा रहा है, राइट। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर आज जो पल्लव डायनेस्टी है उस पर 2 सवाल आए हैं, और कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी का छात्र नॉर्मली साउथ की डायनेस्टीज को फॉर ग्रांटेड ही लेता है, राइट। वो बहुत ज्यादा ध्यान लगा के साउथ की डायनेस्टीज को नहीं पढ़ता है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं मेंस के पेपर को। 2 मार्कर्स से स्टार्ट करते हैं हम। नए सिलेबस में ये पहली बार था जो एमपीपीएससी ने पेपर करवाया था, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हर स्टूडेंट की निगाह जो है वो इस पेपर के ऊपर थी कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए शॉकर रहा था। गोप जनस्य, क्या है गोप जनस्य, पहले मैं आपको बता देता हूँ। गोप जनस्य जो है इसका मतलब है ट्राइब का लीडर, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत सारी छोटी छोटी ट्राइब्स हुआ करती थी, और हर ट्राइब का एक चीफ हुआ करता था। उस चीफ को यहाँ पर गोपति भी कहा जाता था और गोप जनस्य भी कहा जाता था। आमतौर पर ये वर्ड्स हम मेंस के लिए नहीं पढ़ पाते हैं, और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है अभी कंप्लीटली अंडरस्टैंड। बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने गोपति वर्ड जो है वो जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, और उसी का एक सिनोनिम आप मान लें कि गोप जनस्य है। बात करते हैं सिंह विष्णु की। तो सिंह विष्णु जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर रहे हैं, और इंपीरियल जो पल्लवास थे उनके तो फाउंडर ही थे ये। बट पल्लव डायनेस्टी का भी रियल फाउंडर जो है वो इस व्यक्ति को कहा जाता है। So he is regarded as the real founder of Pallava dynasty. And apart from that, you will see that भारवी करके एक पोएट हुआ करते थे, है ना, जिन्होंने, भारवी was the name of poet, जिन्होंने कीरत अर्जुनिया करके उनकी रचना थी। तो वो भी इनके ही कोर्ट में थे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो री दैट सेम विष्णु के पास में टाइटल था अवनी सिंह का, मतलब कि लायन ऑफ द अर्थ। तो ये टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से जो भी फैक्ट्स चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आई थिंक 4 लाइन्स यहाँ पर आपको मिलती हैं इंग्लिश में खासतौर पर लिखने के लिए, और इतने फैक्ट्स हैं दैट ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। इंपीरियल पल्लव्स का तो फाउंडर ही माना जाता है इनको, है ना, क्योंकि यहीं से इंपीरियल पल्लवास की शुरुआत होती है। भारवी इनके कोर्ट में थे, और अवनी सिंह इनका टाइटल है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पल्लव डायनेस्टी के रूलर के ऊपर यहाँ पर 2 मार्कर जो है वो पूछा जा रहा है एमपीपीएससी के द्वारा, विच इज नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी थिंग। बिल्कुल भी आम बात नहीं है ये। और यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से आपको ये सीखने को मिलता है कि अब साउथ की डायनेस्टीज को इतना कैजुअली नहीं लेना है। पहले भी पल्लव डायनेस्टी का आर्किटेक्चर जो है वो पूछा जा चुका है। आगे भी आप देखोगे कि नंदीवर्मन स्टाइल जो है वो यहाँ पर 7 मार्कर में पूछी गई है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पर नहीं बनी होगी। ओके, तो गोप जनस से हो गया, सिंह विष्णु हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग अमाले सले। तो भाई एक और यहाँ पर शॉकर था। 3 क्वेश्चन लाइन से आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी एस्पिरेंट होगा तो लाजमी है किसी भी एस्पिरेंट के लिए इन 3 क्वेश्चंस का ना बनना। सीखने को क्या मिलता है यहाँ से कि हिस्ट्री का पेपर आपको कई बार डराने के लिए ही दिया जाता है, और ये स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस देखकर आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना, अपना जो बैलेंस है वो खो देते हैं। और वही तो एमपीपीएससी आपको टेस्ट कर रहा है, वही तो वो देख रहा है, वही आपको जो बैलेंस है वही नहीं खोना है 2 मार्कर देख के। क्योंकि 7 मार्कर और 11 मार्कर
आपको स्टिल कुछ बहुत सारे डुएबल मिलेंगे, और अगर ये नहीं भी मिल रहा है तो ज्योग्राफी का पेपर जो है वो आपके लिए रहेगा, वहां पे आप स्कोर करें। बट अगर आपने संतुलन खो दिया तो आपका मेंस जो है वो ऐसे ही बिगड़ जाएगा, और पेपर वन में ही बहुत सारे बच्चे जो है वो निराश होकर आ जाते हैं। बट हिस्ट्री का पेपर, आई एम सेइंग अगेन कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हिस्ट्री का पेपर आ रहा है, इसके पहले भी डिफिकल्टी लेवल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा ही रहा है। इनफैक्ट कुछ मेंस में हम देखोगे कि इससे ज्यादा भी डिफिकल्टी लेवल रहा है। सो फॉर स्टूडेंट्स हु आर सीजन्ड एस्पिरेंट्स, जो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स मेंस दे चुके हैं, उनको यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा शौक नहीं लगा है, बट जो पहली बार दे रहे थे वो ज्यादा घबरा गए थे कि भाई ये कैसा पेपर देता है एमपीपीएससी, है ना। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर के एनालिसिस जो है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। तो अमाले साले जो है, ये तो ऐसा टर्म है कि आप नॉर्मली हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही नहीं, सूफिज्म का वर्ड है ये, है ना। अरबिक वर्ड है ये, अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट डीड्स, है ना। जो वर्चुअस कंडक्ट होता है, वर्चुअस डीड जो होती है ना, कि क्या आदर्श तौर पे आपको करना चाहिए, उसे आप कहेंगे अमल ए सालेह। ठीक है, इसमें इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये रिलीजन के हिसाब से हो, ठीक है, रिलीजियस तो है ही, पर साथ में एथिकली और मॉरली क्या सही डीड्स होनी चाहिए, उनकी बात करता है यहाँ पर सूफिज्म। यहाँ पर इस्लाम जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसी चीज को आपको तीन चार लाइन में फ्रेम करके लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अवंती जनपद की। तो ये है पहला सवाल जो कि एमपीपीएससी के कोर एस्पिरेंट से ये सवाल तो बनना चाहिए। अगर आपने वाकई अच्छी तैयारी करी है तो फिर ये सवाल आप मिस नहीं कर सकते। शुरुआत के तीन आपने मिस किए, वो माफ है, ठीक है। वहां पे आपको मिस करने की टेंशन भी नहीं लेनी है कि ये तीन मुझसे नहीं बने, आपसे ये बनना चाहिए था। अगर आपसे ये नहीं बना है तो फिर तो टेंशन की बात है। तो यहां पर आप देखोगे कि पहली लाइन तो यही हो जाएगी कि 16 महाजनपद में से एक था अवंती महाजनपद। ठीक है, एमपी में ऑब्वियसली आप देखेंगे कि दो महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे, अवंती और चेदी, राइट। आप इसकी डायनेस्टीज जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रद्योत डायनेस्टी थी, है डायनेस्टी थी, है ना। इसका जो कैपिटल है वो लिख सकते हैं कि नॉर्थ जो था वो माहिष्मती था, और साउथ कैपिटल जो था वो यहाँ पर था उज्जैनी या अवंती। अवंती यहाँ पर महाजनपद का ही नाम है, राइट, क्योंकि सिनोनिमसली ये वर्ड यूज किया जाता है उज्जैनी के लिए भी। तो उज्जैनी, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर एक मैप भी बना सकते थे, ठीक है, और यहाँ पर आप इस मालवा के रीजन को शेड कर सकते थे। मैप जो है अगेन बहुत स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें बनाना है कि नहीं है, बट इजीली अगर इतनी लाइंस आपको मिल रही हैं तो यहाँ पे आप मैप जो है वो मेंस का बना सकते हैं, और ये बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बनाना होता है, और ऐसा जरूरी तो है नहीं कि वो एकदम टू द स्केल बने, वो पॉसिबल भी नहीं है। सो दिस वे यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ एमपी एंड हियर यू कैन शेड द रीजन, ठीक है। तो ये हो जाता। यहाँ पे चंड प्रद्योत के नाम से जो रूलर थे उनका भी आप नाम मेंशन कर सकते हैं, बिंबिसार के कंटेम्पररी थे, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च कल्प डायनेस्टी। तो उच्च कल्प डायनेस्टी जो है ये आप देखेंगे कि उचेहरा सतना, तो अगेन मैप यहाँ पे भी बन जाएगा, ठीक है। मैप जो है वो यहाँ पे भी बन जाएगा। उचेहरा सतना का जो रीजन है वो आपको मार्क करना है, थोड़ा सा इसको राइट कर लीजिएगा, राइट में होगा ये यहाँ पे समवेयर, ओके। उचेहरा सतना के रीजन में ये किंगडम था। गुप्ताज का कंटेम्पररी था, फोर्थ टू फिफ्थ सेंचुरी में इसका रूल आप देखोगे। उसके अलावा रूलर्स का जो नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जयनाथ और सर्वनाथ, ठीक है। तो जयनाथ सर्वनाथ का नाम आपने मेंशन करना बहुत जरूरी है, टाइमलाइन मेंशन करना बहुत जरूरी है, गुप्तास के कंटेम्परेरी थे ये मेंशन करना जरूरी है। आप चाहें तो कुछ इनके एडिट्स वगैरह लिख सकते हैं, ओके। और कहाँ पे सेंटर्ड था रीजन अगर हम देखें
तो बुंदेलखंड बघेलखंड का जो रीजन था वहां पे सेंटर्ड था ये, और उचेहरा जो प्रेजेंट डे सतना में आती है तहसील, वहां पर आप देखेंगे कि इनका कैपिटल था। ओके, तो इस तरीके से ये जो 3-4 लाइंस आपको मिलती हैं वो आपको यहाँ पर इस तरीके से यूज करना है। 4 लाइंस यूज आप, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स करते ही हैं, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा आपको कि 4 लाइन आप यूज कर लें। ओके, उसके बाद अगला जो सवाल है हम उसकी बात कर लेते हैं। अगला सवाल है राजा यशोवर्मन। तो यहाँ पे चंदेल रूलर राजा यशोवर्मन की बात चल रही है। ओके, इनका टेन्योर यदि आप देखें तो 925 से लेके 950 एडी तक का इनका टेन्योर रहा है। ओके, लेट मी राइट इट फॉर यू। सो चंदेल, ओके, चंदेल रूलर 925 से लेके 950 एडी विल बी द टेन्योर। उसके अलावा कलिंजर का जो फोर्ट है वो इन्होंने जीता था। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यशोवर्मन के बारे में हम देखते हैं वो है आर्किटेक्चर वाइज लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो। आप कुछ भी लिख दो और आपने ये नहीं लिखा लक्ष्मण टेम्पल के बारे में, यदि आपने वर्णन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पर, मेरी अभी एक स्टूडेंट से ही बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ही कंफ्यूज यशोवर्मन विद यशोधर्मन। और ये बात जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन भी है, राइट? ऐसे कंफ्यूजन जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हो जाते हैं ड्यूरिंग मेंस, और वही चीज जो है वहीं पे संभालना है। थैंकफुली उन्होंने यशोवर्मन ही लिखा, और इट वाज अ गुड थिंग। बट यस, इस तरीके से जो मंदसौर के औलिकर डायनेस्टी के रूलर हैं यशोधर्मन, उनसे भी आप लोग कंफ्यूज इसे कर सकते हैं। बट चंदेल रूलर की बात हो रही है, 925 से 915 का रूल रहेगा। कलिंजर पे इन्होंने विजय प्राप्त करी है, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया है। ओके, उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ एक बहुत ज्यादा डुएबल क्वेश्चन था, है ना? ऐसा नहीं है कि ये आपसे नहीं बनना चाहिए था। ड्रेन ऑफ वेल्थ हम लोग अगर इकोनॉमी पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाइज जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया है अलग से मेंशन्ड है यहाँ पर। जब आप देखते हैं सिलेबस तो वहां से ही ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, सबसे पहला नाम यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ की यदि बात होगी तो आना चाहिए दादा भाई नौरोजी का। और एक किताब का वर्णन होगा जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दो चीजें नहीं है तो आप भली ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो तो भी वो आंसर कहीं ना कहीं अधूरा ही रहेगा। क्या चीज है? दादा भाई नौरोजी ने और दूसरे हिस्टोरियंस हैं जैसे कि आरसी दत्ता थे, तो इन सब ने यहाँ पर एग्जामिन किया कि एक सिस्टमैटिक वे से जो वेल्थ है वो भारत से ली जा रही है और ब्रिटेन भेजी जा रही है। कैसे? इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस हो सकता है, वो इन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू हो सकता है ना? जैसे कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का सप्लायर बन गया था और फिनिश्ड गुड जो है वो वहां से यहीं पे लाके डंप कर दिए जाते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे लिखनी थी। बट द चैलेंज इज स्पेस, तो आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ समझाना भी है, पर पंक्तियां हैं आपके पास में सिर्फ 4। ओके, और उसमें अगर फ्रेमिंग करें तो आप पहली 2 लाइंस में या तो आप डेफिनेशन कर दें या फिर यहाँ पे पहली लाइन में आप बताते हैं दैट गिवन बाय दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और फिर आप समझा दें दैट व्हाट वाज इट। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे समझा देंगे और वो बहुत इजीली आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मध्य भारत कॉन्फ्रेंस। काफी ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस सवाल को देखकर बौखला गए, टेंशन में आ गए कि भाई ये क्या पूछ लिया एमपीपीएससी ने। और जेन्युइन भी है, उनका जो शौक है वो काफी जेन्युइन है, क्योंकि मध्य भारत कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐसा कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज जो है वो हम जब एमपी जीके पढ़ते हैं बहुत डिटेल में भी, अगर हम रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ें तो हम यहाँ पर मध्य भारत कॉन्फ्रेंस 1948 जैसा तो कुछ नहीं पढ़ते। बट स्टिल
आप लोकेट कर सकते थे। हालांकि मैं पहले आपको बता दूं कि क्या है ये, तो आप देखेंगे कि 22 अप्रैल 1948 को एक कॉन्फ्रेंस हुई मध्य भारत में। लगभग 22 प्रिंसली स्टेट्स जो उन्होंने इसमें भाग लिया, और इसी कॉन्फ्रेंस में यह तय होता है कि मध्य भारत करके एक रीजन जो है वो बनने वाला है ना। आप देखते हैं कि आगे चल के इंदौर और ग्वालियर जो है वो इसकी कैपिटल भी बनती है, राइट। मध्य भारत का रीजन जो है वो फिर उसके बाद आप देखोगे कि 28 मई 1948 में एग्जिस्टेंस में आता है। ये जो प्रिंसली स्टेट थे, दिस इंक्लूडेड इंदौर, ग्वालियर, रतलाम एंड ऑल दैट। और फाइनली वी विल सी कि मध्य भारत बनता है। लीलाधर जोशी जो हैं वो इसके पहले सीएम बनते हैं, और इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते थे। बट शिवाजी राव जो है वो राष्ट्र प्रमुख भी बनेंगे, ये फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। ओके, बट अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं भी पता थी, तब भी आप इस आंसर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। कैसे भाई? यू नो दैट समथिंग, कुछ तो मध्य भारत से रिलेटेड ही पूछा जा रहा है। मध्य भारत आपको पता है क्या है ना? एमपी का फॉर्मेशन आप सबने पढ़ा है, आप सबको पता है कि उसके पहले मध्य भारत करके एक स्टेट हुआ करता था। 1948 भी है, तो आपको पता है कि उसके क्रिएशन से रिलेटेड ही कुछ है, क्योंकि इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 1948 में मध्य भारत बना था। और फिर अब कॉन्फ्रेंस आ गया है, तो आप कुछ नहीं तो सिर्फ मध्य भारत के बारे में भी लिख देंगे, और लिख देंगे कि 1948 में बना, और इसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन था, पहला सीएम या फिर पहला ये जो डेट है ये आप लिख दें। सो दिस वे यू कैन राइट द आंसर। और अगर आप थोड़ा बहुत फ्लूक कर लें, थोड़ा बहुत तुक्का लगा दें कि ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ये सारी चीजें डिसाइड हुई थी, तो शायद वो तुक्का कंप्लीटली सही बैठ जाता। ओके, सेम अगला सवाल भी ऐसा ही है। पचमढ़ी का वुडक्राफ्ट, पचमढ़ी का जो वुडक्राफ्ट है, यहाँ पर भी आपको कोई बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं मिलेगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गूगल द वर्ड पचमढ़ी का वुडक्राफ्ट, तो आपको कुछ खास यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं? ट्रेडिशनल बुक्स में भी यू वोंट सी एनी सच वर्ड कि वुडक्राफ्ट पचमढ़ी का कुछ अलग से फेमस है। तो भाई जब वो बोल रहे हैं कि वुडक्राफ्ट है, और हमें तो यहाँ पर एग्जाम निकालना है, हमारा ऑब्जेक्टिव वही है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वुडक्राफ्ट है। ओके, अब मान लिया तो लिखना शुरू करते हैं। ओके, कि पहली लाइन हमने लिखी फेमस वुडक्राफ्ट। अब पचमढ़ी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? वो है नर्मदापुरम में। तो यहां पर आप लिखो कि फेमस वुडक्राफ्ट ऑफ पचमढ़ी ब्रैकेट में नर्मदापुरम। ठीक है, फेमस फॉर इंट्रिकेट डिटेलिंग, है ना। ये सब मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्राइबल, भाई देखो कोई भी चीज अगर छोटे स्तर पर मध्य प्रदेश में की जा रही है, खासतौर पर वुडक्राफ्ट्स है, तो वहां पे नॉर्मली ट्राइब्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट। तो ट्राइबल मोटिव्स आप लिख सकते हो कि उनका यहाँ पे यूज किया जाता है। आप इनफैक्ट मटेरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि पचमढ़ी के रीजन में टीक भी मिलता है, सागौन भी मिलता है, और साल भी मिलता है। तो आपने मटेरियल भी लिख दिया, राइट। और इस तरीके से आप एक बढ़िया तुक्केबाज आंसर जो है वो लिख सकते हो। बहुत लोग हो सकता है कि इस बात से खुश ना हो, है ना। हो सकता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं एक बहुत ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस में आकर एक ऐसा आंसर दूंगा जो कि काफी अथॉरिटेटिव होगा, बट आई डोंट वांट टू डू इट। आई वांट यू टू नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, आई वांट यू टू नो हाउ टू क्लियर द एग्जामिनेशन बाय अटेम्प्टिंग थिंग्स विच यू डोंट इवन नो। कई बार एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी नहीं है कि उसे हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान हो, है ना। मध्य भारत कॉन्फ्रेंस, आई डोंट एक्सपेक्ट एनी नॉर्मल एस्पिरेंट टू रिमेंबर पचमढ़ी वुडक्राफ्ट। एस्पिरेंट छोड़िए, टीचर्स को भी नहीं पता है। जो बोल रहे हैं कि उन्हें पता है, वो नाटक कर रहे हैं, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी यह है कि आप चीज जब ना आए तब भी उसे कैसे लिख पाए, वो जरूरी है। इस तरीके से आप उसे लिख सकते थे। हो सकता है कि नंबर नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। बट मिल गए तो हो सकता है कि आपका एक आधी पोस्ट का अंतर आ जाए सीधा। ठीक है, तो बहुत मैटर करता है यहां पर। परीक्षित देव बुंदेला, भाई परीक्षित देव नहीं है, पूछ रहे हैं राजा परीक्षात के बारे में। दतिया का जो किंगडम था यहाँ पे बुंदेला का,
उसकी बात चल रही है और राजा परीक्षात के बारे में ये पूछना चाहते हैं। राजा परीक्षात बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, है ना। इन्होंने ही सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन किया था ब्रिटिशर्स के साथ में। इन्होंने ही आप देखेंगे कि जो कर्नल स्लीमन थे, जब वो पिंडारीज को सप्रेस कर रहे थे, तो इन्होंने ही उनका सपोर्ट भी किया था। और इन्होंने ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सर्च कर रहा होगा एग्जामिनर आपके आंसर में, वो होगा 1842 का बुंदेला रेबिलियन। इन्होंने ही 1842 में बुंदेला रेबिलियन को ऑर्गेनाइज करने में एक बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाई थी। बुढ़वा मंगल करके एक फेस्टिवल था जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, और वहीं पे जो दूसरे रूलर्स थे वो सबके सब आए थे, और वहीं पे बुंदेला रेबिलियन का प्लॉट जो है वो तैयार किया गया था। सो परीक्षात बुंदेला या परीक्षित बुंदेला, दोनों में आप सेम ही चीज लिखेंगे, और इस तरीके से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके बाद कुंवर रघुनाथ शाह। तो रघुनाथ शाह, आपने शंकर शाह के बारे में जब पढ़ा होगा गोंडवाना डायनेस्टी में, जब हम 1857 का रिवोल्ट देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। और दोनों में कंटेंट जो है वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेम ही आएगा। ओके, तो 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने पार्ट लिया था। ठीक है, कौन से रीजन से? फ्रॉम द गोंडवाना रीजन। ठीक है, गोंडवाना रीजन जो है वो आपको लिखना है, 1857 का रिवोल्ट लिखना है। ये प्रिंस थे गोंडवाना स्टेट के, जो यहाँ पर जिसके किंग थे वो थे शंकर शाह। शंकर शाह के पुत्र थे और प्रिंस थे गोंडवाना स्टेट के। ई क्लार्क करके कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस इंपोज किए हुए थे जनता के ऊपर, और उसके अगेंस्ट ये यहाँ पर रेबेल कर रहे थे। इसी के प्लॉट में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इन्हें पकड़ लेते हैं, और फिर अंततः आप देखेंगे कि इन्हें फांसी दी जाती है। और जो तारीख है वो थी 18 सितंबर 18 सितंबर 1857। ये डेट भी आपके लिए लिखना बहुत जरूरी था इसमें। और इस दिन आप बता सकते हैं कि इनका जो शहीद दिवस है वो इस दिन मनाया जाता है, इस दिन इन्हें यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। ओके, अगला हम देखते हैं भीमा नायक। तो भीमा नायक भी एक काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था। ट्राइबल पर्सनालिटीज आपसे अलग से पूछा गया है मेंस में, तो आपको प्रिपेयर कर लेना है वो बहुत अच्छे से, क्योंकि ट्राइबल पर्सनालिटीज जो है वो बहुत लिमिटेड हैं। भीमा नायक पे हो सकता है कि इस साल आप यहाँ पर 2 मार्कर देख रहे हो, और अगले साल ही आपको 7 मार्कर देखने को मिल जाए। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम आप टांटिया भील के ऊपर भी एक 7 मार्कर बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमपीपीएससी से। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि क्या चीजें जो हैं वो पूछी जा रही हैं और क्या चीजें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। ओके, तो भीमा नायक की जब हम बात करते हैं, तो 1840 में इनका जन्म हुआ था पंच मोहाली में, जो कि बड़वानी में है। ओके, यहां से आप अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं। इन्हें रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ भी कहा जाता है। ये फैक्ट आपके आंसर में आना ही आना चाहिए था। 1857 के रेबिलियन में आप देखेंगे कि इन्होंने भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। ओके, इन्होंने तात्या टोपे का सपोर्ट किया था, ये फैक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। बैटल ऑफ अंबा पानी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और फिर फाइनली एक और फैक्ट जो है वो आप लिख सकते हैं कि इन्हें सेल्यूलर जेल यानी कि काला पानी की सजा जो है वो दे दी गई थी, और अंडमान निकोबार में ही इनका देहांत हो गया। तो इतनी सारी चीजें हैं इनके बारे में लिखने के लिए, ये सब आप लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर की जब हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि साल तो इन्होंने खुद ही लिख दिया है, 1817 में ये साइन हुई थी। दौलत
राव सिंधिया के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। दौलत राव सिंधिया ने राजस्थान का जो एरिया था वो सीड कर दिया था इस ट्रीटी में ब्रिटिशर्स को, और इन एडिशन टू दैट इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो पिंडारीज के अगेंस्ट कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ब्रिटिशर्स को उन्हें हराने में। ओके, सो दिस वाज ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। काफी इजी क्वेश्चन था, प्रेडिक्टेबल था, ऐसा नहीं है कि ये टफ की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आया है, क्योंकि ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, और खासतौर पे अब जब डायनेस्टीज इंसर्ट हो गई हैं सिलेबस में अलग से, तो फिर तो पता होना ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं टांटिया भील की। तो टांटिया भील अगेन वेरी 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 प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन। ठीक है, 1842 में इनका जन्म हुआ था, और खरगोन के एरिया में आप देखेंगे फ्रीडम फाइटर ही थे ये। उसके अलावा इन्हें कहा जाता है रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिर्फ निमाड़ का रॉबिन हुड नहीं है ये है रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी स्कीम्स जो हैं वो भी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं। उस स्कीम के बारे में आप लिख सकते हैं, इनकी जो स्टैचू है वो पाताल पानी में यहाँ पर बनवाई गई है, जो कि एक टूरिज्म साइट भी है इंदौर में। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनका असली नाम लिख सकते हैं आप टांडरा, टांटिया, राइट। एमपीपीएससी बहुत ज्यादा सवाल जो है वो टांटिया भील से पूछ चुका है, तो आप उसमें से बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, बट आने क्या क्या चाहिए। एक तो 1850s में इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक गुरिल्ला वॉरफेयर वेज किया था, और उसके कारण इन्हें रॉबिन हुड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप अगर इनका बर्थ प्लेस बता दें, ईयर बता दें, और कुछ एडिशनल फैक्ट जो हैं वो भी बता सकते हैं, अगर आपके पास में स्पेस बच रही है तो। अब बात करते हैं भोपाल प्रजामंडल के बारे में। तो भोपाल प्रजामंडल भी एमपी की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1938 में बना था भोपाल प्रजामंडल। ठीक है, मौलाना तीर जी मशरिकी और पंडित चतुर नारायण मालविया के नेतृत्व में बना था ये। उसके अलावा अगर आप देखें तो भोपाल प्रजामंडल के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो नवाब ऑफ भोपाल थे, उन्होंने भी जब एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया था, तो उसका नाम भी उन्होंने क्या दिया था, उसका नाम भी उन्होंने भोपाल प्रजामंडल ही दिया था। ओके, और इस प्रजामंडल के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित चतुर नारायण मालवीय। और उसके अलावा बाद में आप देखेंगे कि जब भोपाल के विलय की बात हुई, जब भोपाल के मर्जर की बात हुई इंडिया में, तो उस मर्जर में भी प्रजामंडल ने कंप्लीट सपोर्ट किया था कि मर्जर होना चाहिए। और जब वो मर्जर होने ही वाला था, जब वो बात कंप्लीटली तय हो गई थी, तो फिर आप देखेंगे कि नवाब ने प्रजामंडल को डिसॉल्व भी कर दिया था, राइट। सो दीज वेर द टू मार्कर्स, ये टू मार्कर्स थे। अब हम लोग देखते हैं कि 7 मार्कर्स क्या क्या पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा, और उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये पल्लव डायनेस्टी का ही है। पल्लव डायनेस्टी में यू विल सी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ममला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, राजसेन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड वन इज नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। नंदीवर्मन एक रूलर ही थे इस डायनेस्टी के, नंदीवर्मन टू, और उनके समय पे आप देखेंगे जो आर्किटेक्चर डेवलप होता है उसे नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। तो फीचर्स भी आप अगर देखें इसके, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये सवाल पूछा गया है और आपके पास में स्पेस जो है लगभग आपको आधा पन्ना इसमें लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, हम ये देख लेते हैं। ओके, कुछ इसी तरीके से आपको कॉपी देखने को मिलेगी। ओके, सो हियर यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पे जो फ्लरिश होती है ना, 7th टू 9th सेंचुरी के बीच में, 7th to 8th या
7th to 9th दोनों ही लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपने लिखा, उसके बाद फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे इसके। आपको बताना पड़ेगा कि नंदीवर्मन टू जो रूलर थे, है ना, उनके टाइम पे इवॉल्व होती है। ऑल दीज थिंग्स कैन गो इन द फीचर्स, ये सब आप फीचर्स में लिख सकते हैं। सॉरी, ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फीचर्स में क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। फीचर्स इसके हैं क्या, देखिए, एक सबसे जो प्राइम एग्जाम्पल मिलता है हमें वो है इसका वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। ओके, ये उसका प्राइम एग्जाम्पल है नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। अब जो इसके फीचर्स हैं वही नंदीवर्मन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के फीचर्स बन जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा लार्ज पिलर्ड हॉल आपको देखने को मिलेगा। ओके, मल्टीपल सैंक्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा स्टोन का यूज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ स्टोन यू विल सी कि डिटेलिंग जो है वो काफी इंट्रिकेट है, काफी ज्यादा बारीकी से नक्काशी जो है वो यहाँ पे पत्थरों की आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको कुछ यहाँ पे यूज ऑफ स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे स्कल्पचर्स जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दैट दीज आर फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। मैं आपको रफली बता रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट जो है ये आप फीचर्स में लिख सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे करेंगे तो वो उसका सौंदर्यीकरण तो आपको ही करना है, राइट, बट दीज आर द पॉइंट्स व्हिच कैन बी यूज्ड। फ्री स्टैंडिंग क्यों, क्योंकि उसके पहले आप देखेंगे कि रॉक कट टेम्पल्स भी काफी चलते थे इसके पहले, बट ये पहली बार बड़े लेवल पे आप देखेंगे कि फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स आते हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, इफ यू डोंट हैव मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट तो आप यहाँ पर एक डायग्राम भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको रफली एरिया तो पता ही होगा कि ये किस एरिया की बात हो रही है। दिस इज द रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। यहीं पे कांचीपुरम भी आएगा कहीं समवेयर इन द एक्सट्रीम साउथ, यू विल सी कांचीपुरम। तो इस तरीके से आप इंडिया के मैप पे प्लॉट भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि एमपीपीएससी अपना ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहा है। वो साउथ पे फोकस उसने बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो बेहतर होगा कि आप लोग भी साउथ पे अपना फोकस बढ़ा लें। नाउ गिव अ शॉर्ट कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ प्लासी एंड बक्सर वॉर। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बीच में आपसे कंपैरेटिव एनालिसिस मांगा जा रहा है, कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन वर्ड यूज किया गया है, बट व्हाट दे वांट, उन्हें क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि आप एक पिक्चर बना के दें उन्हें कि कैसे और क्या सिमिलैरिटीज थी प्लासी और बक्सर के बीच में, क्या डिफरेंसेस थे। बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई इनका यहाँ पर जैसे कि नेचर क्या था इन वॉर्स का। ओके, इम्पैक्ट में कैसे ये अलग थे, पार्टीज जो थी वो क्या क्या थी। यहाँ पे एक जो तरीका स्टूडेंट यूज करते हैं वो है कि आपने प्लासी का वॉर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे बक्सर का वॉर लिखा। ओके, और आखिरी में इंट्रोडक्शन से खत्म कर दिया, ये एक लाइन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। एक तो ये तरीका है। आई डोंट थिंक दैट इट इज द राइट वे टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज द आइडियल वे टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज विद अ टेबल। एक टेबल बनाइए आप, टेबल में एक तरफ आप लिखें प्लासी और दूसरी साइड आप लिखें बक्सर। अगर आप यहाँ पे नेचर या बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन भी लिख पाते हैं तीन बॉक्सेस बना के, तो फिर उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए। एक जो आप टेबुलर फॉर्मेट में अगर आपने आंसर अटेम्प्ट किया है तो उसे बहुत इजीली ये फैक्ट मालूम पड़ जाते हैं कि आपको जानकारी उसके बारे में है या नहीं है। कहीं ना कहीं विजुअली भी बहुत ज्यादा अपीलिंग होता है और इस कारण से मार्क्स मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ओके, क्या क्या लिखेंगे हम इसमें बताएंगे कि यहाँ पे जैसे 1757 फिर 1764 जो ईयर्स हैं वो हम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखें कि पार्टीज में
यहां पर प्लासी में थे सिराज उद्दौला, यहां पर देखेंगे आप मीर कासिम भी हैं। ओके, फिर उसके बाद शाह शुजा भी है, शाह आलम भी है। शुजाउद्दौला और शाह आलम, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। तो बेसिकली इट इज बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल। यहाँ पे नेचर भी काफी छोटा रहेगा, है ना। प्लासी में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विक्ट्री है ओवर बंगाल, बट हियर यू विल सी दैट इट इज अ विक्ट्री नॉट जस्ट ओवर बंगाल बट ओवर बंगाल, अवध एंड द मुगल एम्पायर विच मीन्स नॉर्थ इंडिया। मतलब कि ये उत्तर भारत के ऊपर पहली सबसे बड़ी विजय थी अंग्रेजों की, और इसलिए इसका जो नेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दिस इज रिगार्डेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि आप देखेंगे कि रेवेन्यू राइट्स ले लिए हैं, है ना। जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है वो भी आपको इसमें मेंशन करनी पड़ेगी, और वहां से आप देखेंगे कि जो दीवानी के राइट्स हैं, है ना, जो निजामत है वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास में चली गई है, और यहाँ से ये डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं कि अब ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, राइट। वो अब यहाँ पे क्लियरली दिखा रहे हैं अपना इंटेंट दैट नाउ दे वांट टू एंटर द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी थी, एंड दिस वे इफ यू कुड हैव रिटन इट तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते। ओके, तो इस तरीके से अलग 5-6 पॉइंट्स हो सकते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट नोट ऑन परिव्राजक डायनेस्टी। परिव्राजक डायनेस्टी, अभी रिसेंटली हम लोगों ने एमपी डायनेस्टी की एक सीरीज स्टार्ट करी है यूट्यूब पे, और उसमें ऑलरेडी परिव्राजक और उच्चकल्प के ऊपर जो लेक्चर है वो अपलोडेड हो चुका है। तो अगर आप इन डायनेस्टीज को बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रिसाइज वे में पढ़ना चाहते हैं, प्रिसाइज एंड रेलेवेंट एट द सेम टाइम, देखिए मैंने जब वो लेक्चर लिया था मैंने उसी टाइम पे कहा था कि परिव्राजक और उच्चकल्प में या तो आपको 2 मार्कर देखने को मिलेगा या आपको 7 मार्कर देखने को मिलेगा। देख लीजिए, उच्चकल्प पे आपको 2 मार्कर देख आ गया है ऑलरेडी, और परिव्राजक पे 7 मार्कर आ गया है। रूलर स्पेसिफिक सिर्फ मैंने कहा था कि अगर परिव्राजक पे आता है तो हस्तिन पे आएगा, है ना, क्योंकि डिटेल्स ही उसकी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या एमपीपीएससी पूछने वाला है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखना होगा, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना होगा। 4th to 5th सेंचुरी की बात है ये, गुप्ता डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरीज हैं ये, किस रीजन में रूल कर रहे हैं वो आप लिखें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके नाम आने चाहिए, सुशर्मन है, हस्तिन है, संक्षोभ है, राइट, इनके यहाँ पर नाम आए, इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो आ जाएं। लैंड ग्रांट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहा है ये एम्पायर, वो चीज आनी चाहिए। परिव्राजक का मतलब ही होता है वॉन्डरिंग एसेटिक्स, मतलब कि वो लोग जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं भिक्षा के दम पर, राइट। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं सन्यासी जो है वो कहा जा रहा है इस डायनेस्टी के रूलर्स को। क्यों? क्योंकि या तो ऐसा कहा जाता था कि ये पहले कभी सन्यासी हुआ करते थे, या फिर ये जो गृहस्थ वनप्रस्थ और फिर सन्यास, मतलब इस ऑर्डर को अपने रूल को करने के बाद ये लोग वनप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। तो यू विल सी दैट बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंस था ये किंगडम बाय रिलीजन। ओके, शैविज्म को प्रमोट किया गया है, शक्तिज्म को यहाँ पे पेट्रोनाइज किया गया है इनके द्वारा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते थे, एंड यू कुड हैव रिटन अ गुड आंसर इन दिस वन। इवेल्युएट राजा ढंग। तो राजा ढंग के रूल को इवेल्युएट करने को पूछा जा रहा है आपसे, और इवेल्युएट का मतलब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उनके अच्छे कार्य लिखें, फिर इनकी जो गलतियां रही हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो लिखें, और फिर आप एक कंक्लूजन दें। ऐसा बिल्कुल नहीं पूछ रहा है एमपीपीएससी, क्योंकि अगर ये पूछेगा वो तो उसे भी पता है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, राइट, कि कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स रही हैं, क्या यहाँ पे इनके अच्छे वर्क थे। इफ यू हैव द डेटा देन डेफिनेटली गो फॉर इट, आई वुड से कि आप फिर इवेल्युएट ही करिए अगर आपके पास में डेटा है तो। बट क्योंकि डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है यहाँ पर, तो जितनी चीजें अवेलेबल हैं आपको वही लिखनी पड़ेंगी कि भाई 950 से 999 एडी के बीच में इनका रूल था। ओके, चंदेल डायनेस्टी के रूलर थे ये, दिस यू हैव टू राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि पहले इंडिपेंडेंट रूलर हैं ये,
पहले इंडिपेंडेंट रूलर हैं चंदेल डायनेस्टी के, ये हराएंगे किन्हें, गुर्जर प्रतिहार को। गुर्जर प्रतिहारों को इनके द्वारा हराया जाएगा और उसके बाद ये इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोक्लेम करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो यहाँ पे देखना चाहेंगे आपके आंसर में, दैट विल बी हिज कंट्रीब्यूशन इन द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। पार्श्वनाथ टेम्पल और विश्वनाथ टेम्पल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि राजा ढंग के द्वारा बनवाए गए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि लैंड ग्रांट्स तो इन्होंने भी बहुत सारे किए थे, लैंड ग्रांट्स जो हैं वो यहाँ पर इनका पॉइंट भी आएगा एक। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी कि राजा ढंगदेव के समय पे शैविज्म को पेट्रोनाइज किया गया है, ये खुद बहुत बड़े भक्त माने जाते थे शिव के। इतनी जानकारी आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखनी है, मतलब कि आप पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद अपनी बॉडी जो है वो फ्रेम करें, और आप चाहें तो 1 लाइन का कंक्लूजन भी दे सकते हैं। पर ये फैक्ट्स जैसे कि इंडिपेंडेंस का फैक्ट है, ओके, टेन्यूर आ सकता है, क्यों कौन से टेम्पल्स बनवाए हैं, ये अगर आपके आंसर में मिसिंग है तो फिर आपको यहाँ पर कुछ खास नंबर नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए। उसके अलावा फ्रेमिंग जो है वो आप बहुत अच्छी करें। अगर आप यहाँ पे वास्तविकता में आप इवेल्युएट कर सकते हैं, मतलब कि आप प्रोस बता सकते हैं, आप कॉन्स बता सकते हैं और कंक्लूजन दे सकते हैं, तो फिर आपको वही करना चाहिए। ठीक है, फिर आप इससे भी एक लेवल आगे जा सकते हैं और आप इवेल्युएट कर सकते हैं। बट अगेन टेलिंग यू, एग्जामिनर की डिमांड वो नहीं है, एग्जामिनर आपसे एक शॉर्ट नोट ही चाहता है राजा ढंगदेव के ऊपर। ओके, अगर आपने ये लिखा तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक जो हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। नाउ एक्सप्लेन द राइज ऑफ मिडिल क्लास बिजनेसमैन। मिडिल क्लास बिजनेसमैन का या फिर मध्यम वर्ग के व्यापारियों का उदय, उसे समझाइए। अब देखिए ये बड़ा ज्यादा वेग क्वेश्चन लग रहा है सुनने में, क्योंकि भाई मध्यम वर्ग के व्यापारी जो हैं उनका कौन से क्षेत्र में उदय समझाना है, कौन से काल में उदय समझाना है। तो आप देखेंगे कि मुझे लगता है व्हाट आई थिंक पर्सनली हियर इज दैट दे आर आस्किंग अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, और उसमें ये जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, उनका उदय ये पूछ रहे हैं और उनका फिर रोल पूछ रहे हैं ये इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्योंकि आप देखें कि जो फ्यूल था हमारे पूरे नेशनलिस्ट मूवमेंट का, वो कहीं ना कहीं वो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था। ठीक है, वो ये जो छोटे छोटे जो नए नए व्यापारी थे, ओके, जो कि न्यूली रिच क्लास इमर्ज हो रहा था। ठीक है, जो न्यूली रिच क्लास था, जो कि ट्रेड करके अपनी अपना जीवन यापन कर रहा था और नए आइडियाज उसके पास में आ रहे थे, वो हो सकता है वो मर्चेंट्स हों या ट्रेडर्स हों, या फिर जो इंटेलेक्चुअल क्लास यहाँ पे जन्म ले रहा था, वो चाहे टीचर्स हों, राइट, आर्टिस्ट हों। तो ये सब आप देखेंगे कि इन्होंने एक तरीके से क्वेश्चन करना शुरू किया अथॉरिटी को, और इन्होंने लोगों को लीड करना शुरू किया पूरे भारत में, राइट। वो चाहे दादा भाई नौरोजी हों या फिर दूसरे जो भी आप इनिशियल एरा ऑफ इंडिपेंडेंस में आप जो भी देखेंगे, जैसे कि अगर हम भगत सिंह का ही देखें, राइट, या दूसरे जो यहाँ पे आजाद हैं, तो ये कोई बहुत ज्यादा वेल ऑफ फैमिली से भी नहीं आते थे। बट एट द सेम टाइम यू विल सी कि ऐसा भी नहीं था कि ये पेजेंट्स थे, है ना, ये फार्मर्स नहीं थे, ये छोटे छोटे जो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई थिंक आई विल से द आई विल यूज द वर्ड मिडिल क्लास। ठीक है, तो ये मिडिल क्लास ही था जिसने कि फ्यूल दिया इस पूरे के पूरे इंडिपेंडेंस मूवमेंट को। इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी, इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल रिक्वायरमेंट चाहिए थी, है ना, जैसे कि जो दूसरे देशों में जो आइडियाज पनप रहे थे, वो चाहे लिबर्टी के हों या इक्वालिटी के हों, चाहे फ्रेटर्निटी के हों, या फिर बहुत लोग यहाँ पे इटली के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे इन्फ्लुएंस थे, उनके आइडियाज को यहाँ पे प्रोपोगेट करना हो, जैसे कि भगत सिंह का आप देखें तो उन्होंने बहुत सारे मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियाज को यहाँ पर प्रमोट किया है, राइट। इफ वी सी अबाउट
दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह या अन्य जो यहाँ पर मॉडरेट्स थे उनकी हम बात करें तो उन्होंने भी काफी अवेयरनेस फैलाई है मासेस में. सो दिस वे यू विल सी दैट दे प्रोवाइडेड न्यू इग्निशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, और इसलिए इनका रोल जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उन्हीं का राइज जो है वो आपको यहाँ पर समझाना था. तो काफी डिस्क्रिप्टिव सा आंसर होगा ये. अगर आप चाहें तो डेफिनेटली, अगर फ्रेमिंग हम देखें, चलिए रफली फ्रेमिंग भी समझ ही लेते हैं. तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे, जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया था, उसका यहाँ पे क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में. ओके, कुछ आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं उनके. ओके, फिर उसके बाद इनका जो कॉज ऑफ राइज था वो बता सकते हैं आप, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे नए प्रोफेशंस जो थे वो क्रिएट हो रहे थे, राइट. और उसके कारण लोगों के पास में पैसा आ रहा था. और जब एट द सेम टाइम मैंने पर्सन इज एजुकेटेड, है ना, यहाँ पे एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड एंड ही हैज मनी एट द सेम टाइम, तो फिर वो अथॉरिटी को क्वेश्चन शुरू करना, तो फिर वो अथॉरिटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा. कॉजेज आप बता सकते हैं. उसके बाद आप मेजर लीडर्स जो हैं वो हमने बात की है कि मेजर लीडर्स आप बता सकते हैं. आप इम्पैक्ट बता सकते हैं कि क्या इनका इम्पैक्ट फिर रहा भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में. दिस वे यू कैन फ्रेम दिस आंसर. राइट अ नोट ऑन शिवाजी फेस्टिवल ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक. तो देखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने बेसिकली दो फेस्टिवल्स इंट्रोड्यूस किए. फर्स्ट वाज गणेश उत्सव एंड सेकंड वाज शिवाजी उत्सव. शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो है वो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या थे वो आप बता सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये था कि मासेस को यूनाइट किया जाए, कहीं ना कहीं एक नेशनलिस्ट थॉट जो है वो वो पहुंचाया जाए मासेस तक, लोगों तक वो पहुंचाया जाए. कल्चरल यूनिटी जो है वो इंश्योर की जाए, और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो फाइट है उसे स्ट्रेंथन किया जाए. इस ऑब्जेक्टिव से इन्होंने यहाँ पर शिवाजी फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया. शिवाजी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो आउटसाइडर्स हैं उनके अगेंस्ट जो हमारी फाइट है उसके प्रतीक हैं शिवाजी, राइट. और इसीलिए उन्होंने, जैसे कि अफजल खान का जो एपिसोड है उसके बारे में बहुत बात करी कि किस तरीके से शिवाजी ने पहचान लिया कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो दुश्मन है, और फिर उसके बाद उन्होंने बागनख पहने और उस व्यक्ति को गले लगा के चीर के फाड़ दिया, राइट. इसी तरीके से वो चाहते हैं, यहाँ पे मासेस को बोलते हैं कि इसी तरीके से ये जो ब्रिटिशर्स हैं हमें उनके साथ भी यही करना पड़ेगा. ये लोग हमें मारने आए हैं, और ये अभी तो ट्रेडर के रूप में आए हैं, अभी ये मर्चेंट कहते हैं अपने आप को, पर हमें ये पहचानना है कि ये हमारे दुश्मन है. और जब हमें पता हो कि सामने वाला व्यक्ति दुश्मन है तो हमें भी शिवाजी की तरह बावनक पहनना होगा और उसे चीर के दुश्मन को खत्म कर देना होगा. और इस तरीके से उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल का यूज किया कि कैसे वो मासेस में अवेयरनेस फैला सकें कि उनका शोषण हो रहा है, वो मासेस को यूनाइट कर सकें और एक नई फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसे जन्म दे सकें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. दिस इज द थिंग विच यू हैव टू राइट, सो यू कैन राइट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट इसमें फैक्ट जो है वो आ जाने चाहिए कि कब से स्टार्ट किया, ओके, कहाँ से स्टार्ट किया, महाराष्ट्र के रीजन में आप देखोगे. उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आप बता सकते हैं. अगला सवाल है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द पोएटिक प्रैक्टिस ऑफ पोएट पद्माकर. तो भाई पद्माकर की पोएटिक प्रैक्टिस को हिंदी में क्या किया, क्या कहा है इन्होंने, काव्य साधना, उस पर एक ब्रीफ नोट लिखना है आपको. और काफी ज्यादा जो लैंग्वेज है वो इसकी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि या तो वो डायरेक्टली शॉर्ट नोट पूछ लेते तो आपको फिर पद्माकर का जीवन जो है वो आप लोग बताते, राइट. उसके बाद उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप बता देते, कौन कौन से किंग्स के अंडर उन्होंने सर्व किया है वो आप बता सकते थे. बट हियर दे आर क्लियरली आस्किंग द पोएटिक प्रैक्टिस, काव्य साधना. तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि इनकी जो
काव्य शैली थी वो कैसी थी, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे, मतलब कि ये कंप्लीटली पोएम सेंट्रिक हो जाएगा। ठीक है, उनकी जो भी रचनाएं हैं उनके नाम तो आपको लिखना ही पड़ेंगे। अगर आप उनकी रचनाओं के नाम नहीं लिखते हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली है, ठीक है, या फिर प्रबोध पचासा है, इनके नाम यदि आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं तो फिर तो वो बहुत ज्यादा बेसिक आंसर हो जाएगा और उसके आपको यहाँ पर एडिक्वेट जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं वो नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहली चीज जो है वो इनकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इन्होंने यूज करी है ब्रज भाषा, और साथ ही साथ आपको संस्कृत का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा इनकी रचनाओं में। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि जो पोएटिक स्टाइल क्या है, तो आपको इसमें वीर रस देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस भी देखने को मिलेगा। वीर रस है, श्रृंगार रस है। ओके, इन्होंने यूलॉजी जो होती है वो बहुत सारी लिखी है, मतलब कि प्रशस्ति, प्रशस्तियों की बहुत सारी यहाँ पे इनके द्वारा रचनाएं की गई हैं। आप यहाँ पर जो मेजर राइटिंग्स हैं इनकी वो लिख सकते हैं, जैसे कि जगत विनोद है ना, हिम्मत बहादुर विरुदावली है। तो ये जो राइटिंग्स हैं जगत विनोद या हिम्मत बहादुर विरुदावली, ये कहीं ना कहीं यूलॉजीज हैं, है ना। राजा जगत सिंह जो थे जयपुर के, उनके ऊपर ये लिखी गई है, ये जो है। उसके अलावा हिम्मत बहादुर में हिम्मत बहादुर की जो वीर गाथा है उसकी, उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि और भी दूसरी स्टाइल है, जैसे कि आप देखेंगे कि डिवोशन में भी इन्होंने लिखा हुआ है, फिर वो चाहे गंगा लहरी हो या फिर आप देखेंगे कि अ, राम रसायन इनके द्वारा लिखी गई है, आई थिंक, है ना। गंगा लहरी और राम रसायन, तो इसका नेचर भी यू विल सी दैट इट इज डिवोशनल। उसके अलावा जो दूसरी कविताएं हैं, है ना, वो चाहे पद्म भूषण हो या दूसरी जो कविताएं हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और वन मोर थिंग यू कैन मेंशन इज दैट ही वाज अ पोएट ऑफ रीति काल। रीति काल एक बहुत इंपॉर्टेंट काल हुआ है जब हम हिंदी लिटरेचर की बात करते हैं। तो इस तरीके से आप एक होलिस्टिक आंसर यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, और ये सारी चीजें अगर आपके आंसर में आती हैं तो वो डेफिनेटली वर्थ अप्रिशिएटिंग रहेंगी। बट अगर नहीं भी आ सकती हैं तो भी आपको यहाँ पर मन से बहुत सारी फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, और कोशिश यही करना है कि आप कोई भी आंसर छोड़े ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप यहाँ पर छोड़ नहीं रहे हैं तो आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। दैट राइट समथिंग, और राइट समथिंग विच मेक्स सेंस, वो बहुत जरूरी है। ऐसी कुछ भी मत लिखिए, ऐसी चीज लिखिए जो आसपास जाके बैठ जाए, है ना। जैसे कि जो रस है वो आप यहाँ पर खुद से लिख सकते थे, है ना। लैंग्वेज आप लोग एमपीजीके में देखते ही हैं कि संस्कृत का इन्फ्लुएंस जो है वो इनकी जो पोएम्स हैं उसमें काफी रहा है, ब्रज भाषा में लिखते थे ये। कुछ मेजर जो बुक्स हैं वो लिख दें, और फिर उसके बाद आसपास की फ्रेमिंग आप यहाँ पर कर दें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अशरफी पैलेस ऑफ मांडू। तो ये भी एक टफ क्वेश्चन ही है जो एमपीपीएससी ने पूछा है। नो वन एक्सपेक्ट्स एमपीपीएससी टू आस्क अ 7 मार्कर ऑन दिस टॉपिक। मांडू का आर्किटेक्चर वो अलग से पूछ सकते हैं, बट अशरफी पैलेस पूछना डेफिनेटली ये टफ है। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि डुएबल ना हो, डुएबल तो है। अशरफी पैलेस की जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इनिशियली माना जाता है कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था 10th 11th सेंचुरी में। और राजा भोज ने इसे बनाया था एज अ सरस्वती टेम्पल एंड अ संस्कृत यूनिवर्सिटी। दोनों थ्योरीज हैं कि ये संस्कृत यूनिवर्सिटी के तौर पर भी फंक्शन करता था और एक सरस्वती टेम्पल भी था। लेटर ऑन यू विल सी कि यहाँ पे जब होशंग शाह का रूल आता है तो इसका नेचर जो है वो हमें थोड़ा कन्वर्टेड देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक मदरसा बन जाता है, और एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रक्चर है वो पर्शियन यूनिवर्सिटी बन जाता है। माना जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी पर्शियन यूनिवर्सिटी जो थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो सर्व करता था अशरफी महल।
लेटर ऑन वी विल सी दैट महमूद खिलजी के द्वारा जो विक्ट्री टावर बनवाया गया है वो भी इसी के कॉम्प्लेक्स में बनवाया गया है ना। विक्ट्री टावर महमूद खिलजी ने ऐसा क्लेम किया था कि इन्होंने मेवाड़ के रूलर्स जो हैं उन्हें हराया, और हालांकि सेम क्लेम वाज आल्सो मेड बाय द रूलर्स ऑफ मेवाड़, बट वी विल सी दैट महमूद खिलजी उस बात को प्रूव करने के लिए, उस बात को सेलिब्रेट करने के लिए कि देखिए हमने जो मेवाड़ के रूलर्स हैं उन्हें हरा दिया है, और इसलिए वो यहाँ पर एक विक्ट्री टावर भी बनवाते हैं। तो इस तरीके से ये जो इंफॉर्मेशन है वो इस क्वेश्चन में एज अ आंसर आपको लिखनी थी। और यदि आप इसका 80%, 70% या 60% भी लिख देते तब भी इट वुड हैव बीन अ गुड आंसर। ओके, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी डिटेल में एमपी हिस्ट्री पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट देम टू राइट, बट नॉट ऑल ऑफ देम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मार्टरडम ऑफ रानी दुर्गावती। नो दिस इज अ डुएबल वन, ये यहाँ पर किया जा सकता है। इसमें आई डोंट थिंक ये इजी क्वेश्चन ही है ये। यहाँ पे आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है रानी दुर्गावती के बारे में, और फिर उसके बाद जो उनकी बैटल थी उसके बारे में लिखना है। बैटल ऑफ नरी के बारे में आप देखेंगे कि इनिशियली जो आसफ खान था, जो काड़ा का सूबेदार था, वो यहाँ पर हार जाता है रानी दुर्गावती से इनिशियली। फिर उसके बाद वो 10,000 लोगों की सेना लेकर आता है, और रानी दुर्गावती को इस युद्ध के दौरान यहाँ पर दो तीर लगते हैं। दो तीर लगने के बाद रानी दुर्गावती कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाती हैं, और अनकॉन्शियस होने से जब वो अनकॉन्शियसनेस से उठती हैं तब वो रियलाइज करती हैं इस बात को कि अब युद्ध जो है वो नहीं जीता जा सकता, और वो अपनी डिग्निटी सेव करने के लिए उनका जो कमांडर होता है आधार सिंह, उसे वो बोलती हैं कि तुम ये डैगर लो और मुझे मार दो। आजाद सिंह मना कर देते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि आपकी क्या वजह है ये बोलने की, सो आई कैन टेक यू टू अ सेफ प्लेस। आजाद सिंह उन्हें सेफ प्लेस पे ले जाते हैं, और वहां पर रानी दुर्गावती एक डैगर से अपनी स्वयं की हत्या जो है, मतलब आत्महत्या जो है वो यहाँ पर कर लेती हैं। और मार्टिरडम डे जो है दुर्गावती जी का, वो यहाँ पर हम मनाते हैं 24 जून को। ओके, तो 24th of June 1564 you will see that the martyrdom day of दुर्गावती is being commemorated, है ना। तो ये चीजें आपको यहाँ पर सबकी सब लिखनी थी। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी बच्चे लिखते हैं, पर इसको भी अगर आप चाहें तो पॉइंट्स में बांट सकते हैं, है ना। एक एक इवेंट को आप एक एक पॉइंट में बांट दें, और अगर आप ऐसे लिखेंगे तो एक काफी वेल स्ट्रक्चर्ड आपका आंसर दिखेगा, और नंबर मिलने की जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ भोपाल इन 14th century। बहुत टफ क्वेश्चन है ये, और मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली भी किसी स्टूडेंट को ये मतलब इसको एज अ टॉपिक कोई पढ़ता भी है कि 14th century में भोपाल का इतिहास क्या था, लेकिन कनेक्ट किया जा सकता है। यू कैन स्टिल कनेक्ट द डॉट्स। देखिए, भोपाल में अगर आप उस समय पे देखें तो आप ये देखेंगे कि गोंड डायनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं रूल कर रही थी। अब गोंड डायनेस्टी का सेंटर जो था वो भले ही आप देखेंगे कि गढ़मंडला के रीजन में है, बट इन 14th century द परमार वेर ऑलरेडी डिक्लाइंड। ठीक है, परमारों का पतन हो चुका था। भोपाल की स्थापना हालांकि परमारों ने ही की है। 11th to 12th century में आप देखेंगे कि परमार जो है वो भोपाल का शहर जो है वो बसाते हैं, और उसके बाद यू विल सी कि उनके डिक्लाइन के बाद ईस्ट में, एमपी के एकदम फार ईस्ट में, एक नए एम्पायर का राइज हो रहा है यहाँ पे, और वो एम्पायर है गोंडवाना एम्पायर। गोंडवाना एम्पायर की आप देखेंगे कि गिन्नौर तहसील थी, और उस गिन्नौर तहसील में भोपाल आ जाता है 14th century में। उसके बाद यहाँ पर एक और फोर्ट है, गिन्नौरगढ़ का फोर्ट, है ना, भोपाल से पास में ही है। तो वो आप देखेंगे कि वो भी यहाँ पर गोंड्स के द्वारा बनवाया जाता है। हालांकि इसको ये भी एक डिबेटेबल फैक्ट है कि वो गोंड्स ने ही बनवाया है कि नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत सारा डिबेट है। यस, ये गोंड्स ही थे। देन यू विल सी कि यहाँ पर होशंग शाह जो है वो कैप्चर कर लेंगे इस रीजन को। दिलावर खान 1401 में मालवा सल्तनत जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और उसके बाद वो भी एक्सपांड करना स्टार्ट कर देंगे इन द एरियाज ऑफ भोपाल। और लेटर ऑन आप देखेंगे कि जैसे होशंग शाह हैं तो वो होशंगाबाद तक चले जाते हैं। द रीजन वी कॉल इट होशंगाबाद, और अब हम इसे नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं, बट वो वहां तक जाएंगे।
ना, बेतवा के बैंक पे एक साइक्लोट्रोपियन डैम जो था, जो कि राजा भोज ने बनवाया था, उसे होशंगशाह डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आई एम श्योर कि अगर आपने हिस्ट्री जो है वो पढ़ी है एमपी की अच्छे से, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। होशंगशाह ने जो डैम डिस्ट्रॉय किया, होशंगशाह ने जो भोपाल होशंगाबाद के एरिया तक एक्सपांड किया, उसके पहले हम देखेंगे कि जो गोंडवाना का जो स्टेट है, अगर आप उसको गोंडवाना को अलग से डायनेस्टी एज अ पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि दे केम टिल हियर। और उसके पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है भोपाल का, वो भी आप यहाँ पर जानते हैं कि वो राजा भोज ने करवाया था। सो दिस वे इफ यू आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, और अल्टीमेटली तो ये वही है कि उस समय पे आपको कितनी चीजें जो हैं वो याद आ जाती हैं, और एकदम से याद नहीं आएंगी, वो प्रैक्टिस से ही होता है। ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस डील करने की आदत होती है तभी आप उनसे डील कर पाते हैं, अगर बिल्कुल आदत नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी चाहिए। सो यस, इट वाज डेफिनेटली अ वेरी टफ क्वेश्चन, और बहुत ही कम बच्चों से ये बना होगा, बट जिनसे वो बना है तो वो तो वाकई डिजर्विंग स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं 11 मार्कर्स की। डिस्क्राइब द टेराकोटा फिगरीन्स एंड एनिमल फिगर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और में भी ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंटेम्प्रेरी इंडिया अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। दोनों सवालों की बात कर लेते हैं। डिस्क्राइब करना है टेराकोटा फिगरीन्स और एनिमल फिगर्स को। अब यहाँ पे अगेन डेफिसिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। टेराकोटा फिगरीन्स की यदि हम बात करें तो बियर्डेड ओल्ड मैन का नाम आपने सुना होगा, है ना। ये एक स्टैच्यू है जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है ना, कि एक आदमी है, उसकी बियर्ड है, और उन्होंने एक इस तरीके का एक वस्त्र जो है वो पहन के रखा है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मदर गॉडेस का भी एक स्टैचू है, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हुए जो मेजर टेराकोटा फिगरीन्स जो हैं, जो हमारे पास में हमारी इंफॉर्मेशन में रहते हैं। एक टॉय कार्ट है ना, खिलौने वाला रथ है, जो कि हमें देखने को मिलता है, ये भी एक मेजर फाइंडिंग है, तो ये भी टेराकोटा आइटम्स में ही आ जाएगा। पर ये तीन ही हुए, राइट। उसके अलावा अगर एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में हमने पशुपति सील देखी है। पशुपति सील में आप देखेंगे कि बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, डियर, बफेलो, राइट। इनका यहाँ पे पोर्ट्रेयल है। इनके अलग से, जैसे बुलक कार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो छोटे छोटे फिगरीन्स में, कॉइन्स में आपको कहीं ना कहीं ये एनिमल के जो फिगरीन्स हैं, जो एनिमल फिगर्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अब आपको आंसर की पूरी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो बिकॉज इंफॉर्मेशन इज लेस, तो आपको यहाँ पर चीजों को थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा। एक इंट्रोडक्शन आप लिखें, राइट। उसके बाद आप जो टेराकोटा फिगर्स हैं वो अलग से बांट दें, उसके बारे में एक एक लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दें, कि अगर आप बियर्डेड मैन की बात कर रहे हैं तो आप बता दें कि वो कैसा दिखता है ना। अगर आप जो मदर गॉडेस हैं तो उनका रिजेम्बलेंस है कि ये मदर अर्थ का रिजेम्बलेंस है ये, राइट। नाउ दीज आर ऑल थ्योरीज, बट वो आपको लिखनी पड़ेंगी यहाँ पे, है ना। जो यहाँ पे कॉटन का क्लोथ दिखता है बियर्डेड मैन के ऊपर, उसके भी ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे इससे ये मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग जो हैं वो इस तरीके का वस्त्र धारण करते थे। ओके, देन लेटर ऑन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्ले कार्ड, तो आप सबके ऊपर एक एक लाइन यहाँ पर लिख दें। उसके बाद एनिमल्स पे जाएं, तो पशुपति सील जो है वो बताएं हम, वहां पे जो एनिमल्स डिस्क्राइब्ड हैं वो बताएं हम। ओके, आप ये देखें, आप ये बताएं कि कौन कौन से एनिमल्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको याद हो, बट आपने प्रीलिम्स में ये तो पढ़ा है ना कि कौन कौन से एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो आप रैंडमली वो नाम भी यूज कर सकते हैं। और जानबूझ के वो नाम यूज मत करिएगा कि आप हॉर्स का नाम अगर यूज कर रहे हैं तो फिर वो डिबेटेबल हो जाएगा, लायन का नाम यूज कर रहे हैं तो अगेन इट विल बी डिबेटेबल। तो आप उनका नाम यूज ना करें जो कि जिसके बारे में ऐसा लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सो दिस वे यू कैन फ्रेम द आंसर, और फिर उसके बाद आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, है ना, कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इससे क्या जानकारी हमें मिलती है, इससे और चीजें जो हैं वो क्या डेरिवेशंस किए जा सकते हैं, है ना। मतलब कि इससे हमें कहीं ना कहीं ये भी तो मालूम होता है कि इंडस वैली जो है वो काफी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि आर्ट और आर्किटेक्चर के प्रति उनका जो रुझान था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एनिमल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा सेक्रेड पोजिशन रखते थे, बिकॉज दे आर पोर्ट्रेड विद अ गॉड। सो इट मीन्स
कि एनिमल वर्शिप जो है वो भी यहाँ पर एक कॉमन चीज हो सकती है। तो इस तरीके से आपको फिर सोचना है और इस तरीके से आप एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट डिस्क्राइब द कंटेम्पररी इंडिया अबाउट अकॉर्डिंग टू बाबरनामा। बाबरनामा के अनुसार कंटेम्पररी इंडिया जो था वो कैसा था, उस समय का भारत कैसा था, ये पूछा गया है। ये मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा हार्डकोर बाबर फैन होगा तो ही वो बता सकता है। एक एस्पिरेंट से तो मैं फिर से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि उसे ये जानकारी बहुत ज्यादा डिटेल में पता हो। बट अगेन, अगर आपसे ये वाला सवाल नहीं बन रहा है, कोशिश यही करें कि ये वाला करें और ये वाला ना करें। बट अगर ये नहीं, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपको, तो फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो फिर आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या लिखना है इसमें। हम दोनों टाइप से देखते हैं। वन, आई विल टेल यू दैट व्हाट इट एक्चुअली वाज, एंड सेकंड आई विल टेल यू कि अगर कुछ भी नहीं पता है तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, बाबर जो है वो आप देखेंगे कि फरगना के रीजन से आता है भारत, और उसे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, राइट। उसे उसने काफी फैंटेसाइज कर रखा था भारत को। उसने बस बचपन में सुना था अपने अपने पिताजी से कि भारत जैसी कोई भूमि होती है और वो बहुत सुंदर है। और बाबर ने इंडिया को आप देखेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक से ही देखा है, विच इज अगेन अ वेरी यूनिक थिंग, ठीक है। तो बाबर जब भारत आएंगे तो वो बहुत अलग अलग विषयों के बारे में लिखेंगे। वो बताएंगे कि भारत में कुजीन्स किस तरीके के हैं, यहाँ पे स्पाइसेस किस तरीके के हैं। वो यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ का आर्किटेक्चर कैसा है। वो यहाँ की सोसाइटी देखेंगे। वो बताएंगे कि यहाँ पर एक कास्ट सिस्टम है ना, जो कि काफी यूनिक है। यहाँ का जो मेन बिलीफ है वो हिंदुइज्म है, जो कि इस्लाम से बहुत अलग है। अब बाबर के लिए तो बहुत अलग हो गया ना ये। भाई, बाबर एक ऐसे समाज से आ रहा है जहाँ पे उसने सिर्फ इस्लाम ही देखा है, और फिर उसके बाद जब वो भारत आ रहा है तो वो देख रहा है कि यहाँ के लोगों का बिलीफ बहुत अलग है। ये लोग आइडल वर्शिप करते हैं, राइट। वो ये देख रहा है कि यहाँ पे तो कुछ एनिमल्स भी हैं, जैसे कि राइनोसोरस के बारे में, एलिफेंट के बारे में बाबर को पहले पता ही नहीं था कि एनिमल्स एग्जिस्ट भी करते हैं, राइट। बट जब वो यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि अच्छा, ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, तो वो भी अपनी किताब में लिखेगा, राइट। देन इंडियन पीपल के बारे में इन जनरल प्रेज किया है उसने कि ये लोग तो बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। वो ये बताएगा कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी फ्रेगमेंट है। ये बात बिल्कुल आनी चाहिए आपके आंसर में। वो बताएगा कि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे किंगडम्स हैं। ऐसा नहीं है कि वहां की जैसा वेस्ट में होता है कि बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम्स हैं। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे किंगडम्स हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं जो कि आपस में फाइट कर रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पानीपत का जो प्रीटेक्स्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली लोधी जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा संकुचित हो गया था, है ना। आप देखेंगे कि राजपूत थे बहुत सारे वेस्ट में, उनके एम्पायर थे। और उसके अलावा अभी डेक्कन के एरिया में आपको छोटे छोटे एम्पायर देखने को मिलेंगे। सो दिस वे दिस वाज द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो कि आप यहाँ पर लिख सकते थे। नाउ लेट अस टेक अ लुक कि अगर कुछ भी नहीं पता है, अगर आप एक नॉर्मल एस्पिरेंट हैं, तो फिर आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। आप खुद सोचिए कि जब बाबर भारत आया था, मतलब कि बैटल ऑफ पानीपत, उसके पहले इंडिया की कंडीशन क्या थी। हम उस पे तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो उस पे ही कमेंट करते हैं। हम इतना तो हम भी जानते हैं कि भाई लोधी एम्पायर जो था वो यहाँ पर डिक्लाइन की तरफ अग्रसर हो रहा था। तो काफी फ्रेगमेंटेशन तो था ऑलरेडी इंडिया में, है ना। आप तो खुद जानते हैं कि आलम खान और दौलत लोधी ने न्योता दिया था बाबर को। वो तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे एज अ ट्राइब घूम रहा था, है ना। कैप्चर और कॉन्कर कर रहा था वो छोटे छोटे एरियाज को। बट यू विल सी कि ही इज इनवाइटेड बाय द ट्रेडर्स, और फिर उसके बाद उसे इनवाइट करके यहाँ पर पानीपत का युद्ध करवाया जाता है। बैटल ऑफ खानवा में जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे राज किंगडम्स जो हैं वो यूनाइट होते हैं अगेंस्ट बाबर। तो ये सारी चीजें जो हैं ये तो आप लिख सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप इसके आसपास भी आंसर लिख दें तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो बना सकते हैं, भले ही आपको बहुत ज्यादा क्या पूछा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ कल्चरल डायनेस्टी। तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक तो ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ा नहीं सकता हूँ आपको, बट फ्रेमिंग जो है वो कैसी हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। कल्चरल डायनेस्टी, आप रीजन जो है, किस रीजन में इन्होंने रूल किया है, टर्म जो है मतलब कि टाइमलाइन जो है वो आप बता दें, मेजर रूलर्स जो हैं वो बता दें,
इसके पहले ओरिजिन भी आपको बता देना चाहिए कि कल्चरीज का जो ओरिजिन है वो कहाँ से माना जाता है। इनकी जो ब्रांचेस हैं, अब देखो दो मैप्स बन सकते हैं। एक तो जो कल्चरी डायनेस्टी है उसका हम देखें तो रफली यू कैन ड्रॉ मैप कि ये किस रीजन में रूल करते थे। ओके, ये रीजन जो है वो आप मार्क कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली एक्सपांडेड जो थी इनकी टेरिटरी उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके अलावा आप ब्रांचेस लिख सकते हैं। तो ब्रांचेस में यू कैन राइट द माहिष्मती ब्रांच, त्रिपुरी ब्रांच, रतनपुरा ब्रांच, ठीक है, गोरखपुर वगैरह। तो ये ब्रांचेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सरयू पार ब्रांच है, राइट। तो ब्रांचेस का एक अलग से यहाँ पर फ्लो चार्ट जो है वो बन सकता है। यू कैन इधर राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस सेपरेटली इन अ बॉक्स। ओके, इस तरीके से आप फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। मेजर रूलर्स जो हैं उनके आप थोड़े थोड़े काम भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये एक तरीका है। जब भी कोई डायनेस्टी पूछी जाती है तो दो तरीके होते हैं कि या तो आप जो मेजर रूलर्स हैं उनके यहाँ पर काम लिख दें कि युवराज वन के टाइम पे क्या हुआ, राइट। बट ये एक आइडियल तरीका नहीं है। अगर आपसे डायनेस्टी पूछी जा रही है तो बेटर ये है कि आप किंग्स को मेंशन कर दें, राइट। मेजर वर्क्स आप ऐसे ही एक हेडिंग जो है वो चाहें तो बना सकते हैं और फिर उसमें रैंडमली जो जो किंग्स हैं वो उन्होंने क्या क्या किया है वन पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं इस तरीके से। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें जो जरूरी है वो आना चाहिए आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कर सकते हैं हम फॉर द सेफर साइड की। अगर जैसे कल्चरी है तो यहाँ पे फिर हम राजशेखर भी लिख ही दें, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक सेक्शन आपको लगता है तो आप मेजर वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट का लिख सकते हैं। सो दिस वे यू कैन फ्रेम द कंप्लीट आंसर। और इसमें कई बार क्या होता है कि आंसर जो है वो काफी नैरो हो जाता है। जब हम एक एक रूलर के बारे में लिखते हैं तो कई बार चीजें बहुत ज्यादा नैरो हो जाती हैं। पर ये एक होलिस्टिक वे है चीजों को लिखने का कि एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, आर्किटेक्चर आ जाए और जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो सब आ जाए, राइट, ओरिजिन आ जाए। So this was the ideal way to frame this answer. Now, the next question is describe the major events that took place in Madhya Pradesh during the Parmar period. तो परमार डायनेस्टी के टाइम पे मेजर इवेंट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं वो पूछा गया है आपसे। यहाँ पे आप रूलर वाइज अप्रोच जो है वो भी लेके आ सकते हैं। ओके, और आई थिंक यहाँ पे वही सही रहेगा क्योंकि सिंपली वो डायरेक्टली पूछ लिया है उसने कि इवेंट्स क्या हैं, अब आप इवेंट्स बताइए। तो आप बेटर है ना कि आप उपेंद्र कृष्णराज से स्टार्ट कर दें, फिर उसके बाद आप मूंछ पे भी चले जाएं, सिंधुराज पे भी चले जाएं, भोज पे भी चले जाएं, ओके, उदयादित्य पे भी चले जाएं और इस तरीके से एक होलिस्टिक आंसर जो है वो आप लिख सकते हैं कि ये यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं, राइट। दिस इज वन वे। अनदर वे, आप वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट अलग से लिख सकते हैं कि यहाँ पे तैलेब से वॉर चल रहा है, चालुक्य से वॉर चल रहा है ना। जो कल्चुरीज हैं उनसे वॉर चल रहा है, हुन्स का आक्रमण हो रहा है, राजस्थान के एरिया में एक्सपेंशन किया जा रहा है, गुहिल्स को हराया जा रहा है। दिस यू कैन राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन राइट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिकॉज यू विल सी कि भाई एक नया शहर बना दे रहा है वो व्यक्ति, है ना, भोपाल बसा दिया, ओके, भोजपुर बसा दिया। ऐसे बहुत सारे, धार जो है वो यहाँ पे कैपिटल कन्वर्ट हो जाती है, वो एक कल्चरल हब हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और ये क्योंकि पूरा एमपी पूछा गया है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इन मध्य प्रदेश है। तो अगर आप उस समय पे आप तो कल्चुरीज में भी कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चीज देख रहे हैं कि कल्चुरीज ने अमरकंटक में टेम्पल बनवाए हैं तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है। बिकॉज और उसमें फिर लिखना अलग से एमपी, और एमपी अंडरलाइन कर देना क्योंकि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर खुद ही भूल जाए कि उसने पूछा क्या है, राइट। बट मेन फोकस जो है वो परमार के ऊपर ही रहेगा। ओके, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो सकता है, वॉच एंड कॉन्क्वेस्ट हो सकते हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पर जो कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी हो सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर शैविज्म को पेट्रोनाइज किया जा रहा है। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब, ओके ये तो हो चुका है। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि पे ब्रिटिश रूल का क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे सिंपली आपको
एक इंट्रोडक्शन देना है। ओके, और फिर अब आप लोग बोलोगे कि सर पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। भाई ऑब्वियसली यहाँ पे लिखना तो दोनों ही है, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, बट द मेन फोकस विल बी ऑन नेगेटिव। Many students are of opinion that no, we should write the positive side first. Yes, you should, but when it is about the Britishers, you should write the negative पॉइंट्स फर्स्ट। आप अगर पॉजिटिव पहले दिखते हो तो इससे तो फिर ये शो रहा है ना कि आप तो ब्रिटिशर्स को प्रेज कर रहे हो कि हाँ बढ़िया किया है इन लोगों ने, है ना, अच्छा काम किया है, देखो कितना ज्यादा ग्रोथ हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का। नहीं, ना वो ग्रोथ हुआ है, ना आपको ऐसा लिखना है। आप यहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ही पहले लिखेंगे। आप इंट्रोडक्शन में भी ये लिखेंगे दैट द फार्मर्स ऑफ इंडिया वेर बिट्रेड, बैटर्ड एंड ब्रूज्ड because of the new policies which were introduced by the Britishers, and it completely rattled, it completely destroyed the Indian agriculture system. And then you have to write the negative effects. After that, positive आप जो थोड़े बहुत हैं वो लिखें और फिर आप एक कंक्लूजन दे दें। भाई नेगेटिव में ऑब्वियसली कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आना ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हुआ है। ओके, फार्म रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा कमी थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो कंप्लीटली बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, जिसके कारण भी फार्मर्स ने बहुत ज्यादा सफर किया है। जो सेल्फ सस्टेन्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम था भारत का, जो विलेज ऑटार्की थी इंडिया की, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। ये पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। पॉजिटिव में भी आप यहाँ पे थोड़े बहुत चीजें जो हैं वो लिख सकते हैं कि जैसे कि नए क्रॉप्स जो हैं उनका इंट्रोडक्शन हुआ, क्योंकि इंडिगो भारत में तो पहले पता ही नहीं था, बट इंडिगो फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुई। ओके, टोबैको फार्मिंग जो है वो यहाँ पर आती है। तो इस तरीके से नए क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हुआ, नई मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं वो आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो चल रहा है वेस्ट में। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, सीड ड्रिल है या हॉर्स हो है, ये सारी चीजें जब वेस्ट में आएंगी तो फिर उनका भारत भी आगमन होगा ही होगा, और वो ब्रिटिशर्स के समय पे भी हुआ। तो ये चीजें जो है ये आप पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्राइब्स ऑफ एमपी इन जंगल सत्याग्रह। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। अगेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी कमी, राइट। आपके पास में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो लिखनी ही है ना। दुर्गा शंकर मेहता ने सिवनी में करवाया। ओके, बंजत सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, इनके नाम आप लिखेंगे। टूरिया जंगल सत्याग्रह लिखेंगे, घोड़ा डोंगरी लिखेंगे, राइट। उमरिया के रीजन में भी हुआ है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जो है वो डालें। घोड़ा डोंगरी में घोड़ा डोंगरी 1 और 2 है तो वो भी आप लिखें, राइट। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो शहीद भी हुए थे उसमें। ओके, कुछ ट्राइबल्स के ऊपर ओपन फायरिंग भी हुई थी, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। बट सपोज कि आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पर, और इनफैक्ट मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इस सबको लिखने के बाद भी, मैंने जो बोला है ये सब चीजें आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। एक अलग टॉपिक है और इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाए ये वीडियो, ताकि आप लोग फिर उसे देख ही ना पाए, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। बट इस सब के बावजूद आपको जगह जो है वो बहुत सारी खाली देखने को मिलेगी अपने आंसर में। तो फिर क्या करें, आप कॉजेस लिखें, और इस तरीके से आप ये जो है ये फिलर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। भाई कॉजेस लिखे ना, क्योंकि उस समय पे आप देखें कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अपने पीक पर है, राइट। तो वो उसके जो कॉजेस थे वही यहाँ पे रहेंगे, और ट्राइबल्स की जो ऑटोनॉमी है उसकी बात होनी चाहिए यहाँ पे। तो आप कॉजेस लिखें, उसके इम्पैक्ट्स भी लिख दें आखिरी में, उसका सिग्निफिकेंस भी लिख दें। तो इस तरीके से जो स्पेस है वो आप बहुत इजीली यूटिलाइज कर पाएंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप कॉजेस लिखें, उसके बाद आप मेजर इवेंट्स लिखें, मेजर साइट्स लिखें कि कहाँ कहाँ पे ये हुआ है। उसके बाद उसका आप इम्पैक्ट लिखें, और इम्पैक्ट के बाद उसका सिग्निफिकेंस लिखें। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आंसर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आप अपना आंसर जो है वो डिजाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन होलकर स्टेट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे हमने त्रिपुरी में भी बात करी कल्चरीज के। तो कल्चरीज के ऊपर जब यहाँ पर क्वेश्चन आया तो वो हमने जो जिस अप्रोच से अटेम्प्ट किया है, सेम अप्रोच से हमें ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना होगा। यहाँ पर भी आप उनका रीजन लिख सकते हैं, आप उनका जो टाइमलाइन था वो लिखें, मेजर रूलर्स लिखें, उनका जो मेजर अचीवमेंट्स थे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिकल अचीवमेंट्स लिखें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में लिखें। ओके,
यू शुड ऑल्सो राइट अबाउट द कल्चरल वर्क्स अगर वो किए गए हैं, है ना, एक्सपांशन वर्क्स अगर बहुत ज्यादा वो किए गए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। एक मैप बना दें राइट साइड पे कि कौन से रीजन पे ये लोग रूल करते थे, एंड दैट विल बी ऑल। ओके, नेक्स्ट इज गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरछा फेयर। तो ओरछा फेयर, ये यहाँ पर ओरछा फेस्टिवल की बात की जा रही है, डांस फेस्टिवल है जो कि कुछ साल पहले ही एमपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो अगेन आपके पास में रहेगी नहीं इसको लिखने के लिए, सो इट इज़ बेटर टू चूज दिस वन। आप ये वाला आंसर जो है ये लिखें। और ये तो बहुत डायरेक्ट है ना, तो फिर ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए ये, राइट। क्योंकि देखिए, जो क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, अब देखो ओरछा फेयर आपसे पूछा गया है ना, ओरछा फेयर ऐसा कोई ट्रेडिशनल मेला मैंने तो नहीं पढ़ा है, हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, तो ट्रेडिशनल आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी सच फेयर। बट ओरछा फेस्टिवल है, ओरछा महोत्सव है जो कि पूछा जा सकता है, और मेरे ख्याल से ओरछा महोत्सव की तरफ ही हिंट कर रहे हैं। अब ओरछा महोत्सव में भी डांस फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पर म्यूजिक है, डांस है, राइट। यहाँ पर जो कल्चरल परफॉर्मेंस हैं वो हो रही हैं, भरतनाट्यम के परफॉर्मेंस हो रहे हैं, कथकली के परफॉर्मेंस हो रहे हैं, राइट। वहाँ के जो लोकल अट्रैक्शंस हैं उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसे प्रमोट किया जा रहा है, ये सब आप लिख सकते हैं। बट वाई टू चूज दिस व्हेन यू हैव दिस? क्योंकि ये तो एकदम डायरेक्ट है। अब आप देखो ना कि टफ क्वेश्चंस हैं, बट जो इजी हैं वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। हम अगर डायनेस्टीज की ही बात करें तो आप देखोगे कि डायनेस्टीज में परिव्राजक डायरेक्ट आ गया, उच्चकल डायरेक्ट आ गया, चंदेल से रूलर जो है वो डायरेक्ट आ गया, परमार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है वो भी अटेम्प्ट किया जा सकता था, कल्चरीज जो है वो डायरेक्ट आ गए हैं, उसके बाद होलकर भी डायरेक्ट आ गया, और आगे आप देखोगे गोंडवाना भी है। तो जब ये सवाल हम पहले से प्रिपेयर करके रख सकते थे, हम इनके प्रॉपर नोट्स बना सकते थे और नोट्स बना के उसे याद कर सकते थे और उसे वैसा का वैसा एग्जाम में उतार सकते थे, तो हमने क्यों नहीं किया? और अगर अभी तक नहीं किया है तो हमें अब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है कि होलकर अभी यहाँ पर 11 मार्क्स में आया है, सेम चीज यहाँ पर 7 मार्क्स में पूछ ले वो अगली बार, और फिर हम बोलेंगे कि सर 7 मार्क्स में प्रिपेयर नहीं था, तो अभी कर लो ना, यही तो समय है, राइट। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है सबसे पहले उसे डील करें। ओके, सो दिस वे यू शुड प्रिपेयर। भाई ये है पहला सर्कल, है ना, पहला सर्कल जो है पहले उसे बहुत अच्छे से फिल कर लो आप। ओके, मैं आपको थोड़ा और अच्छे विजुअली समझाता हूँ कि अगर सिलेबस या एग्जामिनेशन के कवरेज की बात हो रही है, तो ये है एकदम कोर, ये वो चीजें हैं जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, सबसे पहले ये होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वो है जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, फिर वो होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरे एग्जाम्स हैं, जो टेस्ट सीरीज हैं, वो सब होना चाहिए, ठीक है। इसको आप फिर फिल करें, और इस तरीके से आप अपना जो प्रिपरेशन है वो लेयर्स में होती है, और उन लेयर्स को फिर आप एक्सपांड कर सकते हो, राइट। उसके आसपास जो पेरिफेरल चीजें हैं फिर आप उसे कवर करें। पर अगर आपने यही नहीं किया है और फिर आप बोल रहे हो कि भाई राजस्थान पीएससी में ये क्वेश्चन आया है सर, इसको कैसे डील करेंगे, अरे ये तो कर लो पहले। इस तरीके से अगर आप चलोगे तो प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट होगी, राइट। और फिर जो चीजें नहीं भी बन रही हैं मेंस में, वो भी इस इंफॉर्मेशन से जो आपने यहाँ पे इन तीनों में गेन करी है, पहले दो में गेन करी है ना, लास्ट ईयर पेपर से, पीवाईक्यू एनालिसिस से, वो इंफॉर्मेशन को यूज करके भी आप एक ठीक ठाक सा आंसर लिख पाओगे, जो कि एग्जामिनेशन निकालने के लिए बहुत ज्यादा आई वुड से कि कंफर्टेबल होगा, है ना, उस बहुत जरूरी होगा वो, राइट। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। Okay, last one is here 3.5, write about the Gondwana genealogy and history. सेम वे, ऐसे ही अटेम्प्ट करना था, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। उसके बाद ये एक सवाल है जो कि बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना था। ओके, भीमा नायक के एक साथी थे खजिया नायक, उनके ऊपर ये सवाल पूछा है, उनके एसोसिएट्स के ऊपर भी पूछा है, तो बेसिकली दिस विल बी अ कंप्लीट नोट ऑन भीमा नायक एंड खजिया नायक, किस तरीके से इन्होंने निमाड़ के रीजन में एक ट्राइब से ये लोग आते हैं, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर 1850s के टाइम पर एक पूरा का पूरा स्ट्रगल जो है वो फाइट किया, तात्या टोपे का सपोर्ट किया, एंड ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट अबाउट खजिया नायक एंड भीमा नायक। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू, क्योंकि खजिया नायक जो है वो मेन पर्सन पूछा गया है और इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो बेटर है कि आप 3.5 का जो पहला सवाल है वो ही अटेम्प्ट करें, और ये भी बहुत ज्यादा डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। So that was it for today's analysis. I hope you liked it.
और अगर आपको ये पसंद आया है तो आई वुड सिंपली आस्क कि आप लोग शेयर कर दें इसे, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि बिकॉज अ लॉट गोज इनटू द प्रिपरेशन, अ लॉट गोज इनटू द हार्ड वर्क बिहाइंड इट, एंड इफ यू सिंपली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, तो ये हमें भी प्रोत्साहन देता है कि हम ऐसे और ज़्यादा एनालिसिस के वीडियोस और ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस जो हैं वो आपको आपके लिए लेकर आएँ। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।